-20 डिग्री सेल्सियस। यह है 1000 झीलों की धरती। फिनलैंड। कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। इसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स में से एक है। सोना का इन्वेंशन भी यहीं हुआ था। इस जगह को लैपलैंड कहा जाता है। सर्दियों में पूरा इलाका जम जाता है। यहाँ सूरज सिर्फ 2 घंटे के लिए निकलता है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो नजारा कुछ ऐसा था। Winter's cold. नोकिया, वही देश जहां नोकिया की शुरुआत हुई थी। इसकी बॉर्डर रूस से लगती है और ये आर्कटिक सर्कल के अंदर लोकेटेड है। फिनलैंड जंगलों से भरा हुआ है और यहाँ हर जगह पाइन के पेड़ हैं। इसी वजह से पहले ये लकड़ी के एक्सपोर्ट के लिए मशहूर था, फिर इंडस्ट्रियल देश बना और आज ये दुनिया के सबसे एडवांस देशों में से एक है। हमने नॉर्थ से अपनी जर्नी शुरू की और टर्किश एयरलाइन से रोवानिएमी पहुंचे। क्या ये दुनिया का सबसे खूबसूरत देश होगा? हम इस शानदार होटल में पहुंचे जो पेड़ों के बीच है। इसका नाम है ट्री हाउस। ये एयरपोर्ट के करीब है। देखो आज रात में कहाँ सोने वाला हूँ। कमाल का होटल है। यहाँ 5 लोग रह सकते हैं। क्या शानदार जगह है, सुभान अल्लाह। खिड़की से बर्फ का व्यू दिखता है। यहाँ बहुत शांति है। एक सोना भी है। यहाँ बैठो, आग जलाओ और पूरे दिन ये व्यू देखते रहो। क्या सोना तुम लोगों ने इन्वेंट किया था? हाँ, ये फिनलैंड वालों ने ही बनाया था। पहले सोना गुफाओं के अंदर बनाए जाते थे। लोग पत्थरों को गर्म करते थे और फिर उन पर पानी डालते थे। 1950 के बाद सोना हर घर में बहुत पॉपुलर हो गया और आजकल लगभग हर फिनिश घर में सोना होता है। आज तो यहाँ कारों से ज्यादा सोनाज हैं। और ये है वो एक्टिविटीज जो आप रोवानिएमी में सर्दियों में कर सकते हैं। प्लीज हमसे मिलने आर्कटिक सर्कल में जरूर आए। लैपलैंड में आपका स्वागत है। अब हम आर्कटिक सर्कल के अंदर जाएंगे। हम अंदर आ गए। अब हम आर्कटिक सर्कल के अंदर हैं। ये इतना आसान है। ये वही लाइन है ना? आपने इतनी बड़ी दाढ़ी कैसे रखी है? वरना बच्चे मुझे पहचान लेंगे। यहाँ हमारे पास कई रेनडियर हैं जो लोगों को राइड पे ले जा रहे हैं। देखो वो बर्फ खा रहा है। अगर आप बच्चों को दूध या आइसक्रीम दे तो वो क्या चुनेंगे? आइसक्रीम? हाँ, आइसक्रीम ही। रेनडियर भी बच्चों जैसे होते हैं। अब हम आइस रेस्टोरेंट में हैं, एकदम फ्रिज जैसा। देखो बर्फ से बना कैफे। यहाँ कुर्सियाँ भी हैं। पूरी तरह बर्फ से बनी हुई। आइस रेस्टोरेंट? सच में? हाँ। वाह, हम बर्फ के बीच खाना खा रहे हैं। जब हम ये बनाना शुरू करते हैं तो सब कुछ बनाने में लगभग 1 महीना लगता है और ये सब नकली बर्फ से बना होता है क्योंकि नकली बर्फ ज्यादा मजबूत होती है। Easy to build once you know how. His home is compact and strong. फिर हम अपने पैरों से बर्फ को दबाते हैं। ये पूरा प्रोसेस लगभग 1 महीने तक चलता है और मार्च के आखिर तक ये खुला रहता है। फिर बर्फ पिघलती है और सब साफ कर दिया जाता है। ठीक है, ये मार्च में पिघल जाएगा और फिर सब हटाया जाएगा और दोबारा सर्दियों में बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यू। तो हर साल इसे फिर से एक अलग स्टाइल में बनाया जा सकता है। देखो खाना भी बहुत जल्दी परोसते हैं ताकि ठंडा ना हो जाए। देखो ये बर्फ। एंजॉय। उसने कहा एंजॉय करो। Bon appetite, ठंड का मजा लो। ये मशरूम सूप है, बिस्मिल्लाह। हमेशा ठंडा ही रहता है भाई। ये बोट बेहद शक्तिशाली है। ये बर्फ को आगे से भी तोड़ सकती है और पीछे से भी। इस पर पूरा 360 डिग्री व्यू है। दुनिया भर में ऐसी बोट्स बर्फ तोड़ने और लोगों को सप्लाई पहुंचाने के लिए होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और कुछ टैंकर आइस ब्रेकर भी होते हैं। ये
ये दूसरे शिप्स के लिए रास्ता बनाती है जो दुनिया भर में गैस ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे रशिया दूसरे देशों को गैस ट्रांसपोर्ट करती है। आप सोचेंगे कि वो सर्दियों में कैसे काम करते हैं। जब समुद्र 6 महीने तक जम जाता है तब यही आइस ब्रेकर काम आते हैं। आइस ब्रेकर जिस पर ठंड का असर नहीं होता। हमें इनके बारे में ज्यादा पता नहीं था। ये वाला अब रिटायर हो चुका है तो इसे टूरिस्ट के लिए रखा गया है। कमाल है। देखो, हम इस वक्त स्वीडन और फिनलैंड के बीच में हैं। अगर कभी इमरजेंसी हो जाए जैसे फिनलैंड के किनारे पर तो ये बोट मदद करती है क्योंकि इसका काम ही बर्फ तोड़ना है। देखो हम जहाज के सबसे ऊपर हैं। इस सूट के साथ आप जमे हुए पानी में कई घंटों तक रह सकते हैं। आप कम से कम 6 घंटों तक मदद का इंतजार कर सकते हैं। टाइटैनिक मूवी में उन्होंने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? शायद उस वक्त उन्होंने सोचा नहीं होगा। सबको स्विमिंग आती है, चलो स्विमिंग करते हैं। यह है सर्वाइवल सूट। -20 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल बतख जैसा लग रहा हूँ। इस सूट में आप जमे हुए पानी में 6 घंटे तक रह सकते हैं। ये सूट थाईलैंड में बना है। मुझे पानी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। देखो ये कैसे तुम्हें ऊपर उठाता है। अब हम अपनी टूर शुरू करने वाले हैं। अब हम 1.5 घंटे तक जंगल का टूर करेंगे। ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्म में हो। बिल्कुल साइबेरिया जैसा माहौल है। फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर स्टेट है और यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ की ऑफिशियल भाषा फिनिश है और दूसरी भाषा स्वीडिश है। लैपलैंड यानी नॉर्थ फिनलैंड की हमारी जर्नी यहीं खत्म होती है। अब हम साउथ की ओर उड़ान भर रहे हैं और हम राजधानी हेलसिंकी पहुंच गए हैं। हम पहले नॉर्थ में लैपलैंड में थे और अब साउथ में हैं। ये देश दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से एक है, दुनिया में नंबर 1। लेकिन हाँ, यहाँ डिप्रेशन रेट भी काफी ज्यादा है। फिर भी इसे सबसे हैप्पीएस्ट कहा गया है क्योंकि यहाँ की लाइफ क्वालिटी, एजुकेशन, सैलरीज और हेल्थ केयर बहुत बेहतरीन है। रैंकिंग लाइफ सेटिस्फैक्शन पर आधारित थी जिसमें करप्शन फ्री होना, जिंदगी के फैसले लेने की आजादी, औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो लगभग 82 साल तक पहुंच गई है, सोशल सपोर्ट और पर कैपिटा जीडीपी शामिल है। हम अब ओपन सौना में हैं, है ना? हाँ हेलसिंकी में समुद्र के बीच एक ओपन सौना। हाँ, वो देखो। क्या वो राष्ट्रपति का घर है? वो पहले वाला। हाँ, हम राष्ट्रपति भवन से बस 50 मीटर की दूरी पर है। हाँ, फिनलैंड में आपका स्वागत है। तो फिनलैंड में कितने सौना हैं? मैंने सुना है हाँ, कि लगभग हर इंसान के घर में एक होता ही तो शायद है। 5 मिलियन होंगे। हाँ, 5 मिलियन सौना सिर्फ फिनलैंड में। तो तुम्हारा नाम क्या है? अलीना। अलीना में यहाँ घुमाने वाली है। दुनिया में कहीं और ऐसा ओपन सौना नहीं मिलेगा। इस देश ने ही सौना को इन्वेंट किया था। सौना की शुरुआत यहीं से हुई। ठंड से निपटने का ये उनका तरीका है। वो सौना में रहते हैं। ये 27 डिग्री सेल्सियस लेकिन है। ये तो बहुत गर्म है, एकदम स्टीमिंग। हाँ, क्योंकि बाहर की हवा बहुत ठंडी है। ये स्विमिंग पूल है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले आप सौना में जाते हैं और फिर भागते हुए वापस इस पूल में कूदते हैं। ये जकूजी नहीं है क्योंकि इसका तापमान सिर्फ 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सौना का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, फिनलैंड में लोग हफ्ते में 4 बार सौना करने की सलाह देते हैं। 1990 के दशक में पूरी दुनिया ने नोकिया कंपनी के जरिए फिनलैंड को जाना और नए मिलेनियम की शुरुआत में भी दुनिया भर में इसका नाम था। क्या आप जानते हैं कि नोकिया का ग्लोबल मार्केट शेयर कभी 40% से भी ज्यादा था
और फिनलैंड की लोकल इकोनॉमी में इसका 25% योगदान था। जरा सोचिए, हाँ, फिनलैंड की इकोनॉमी नोकिया पर निर्भर थी। ये है नोकिया, देखो ये फोन याद है? लेकिन 2007 में आईफोन ने बाजार पर कब्जा कर लिया। नोकिया की शुरुआत कहाँ हुई थी? नोकिया शहर में, नोकिया नदी के किनारे। नोकिया में आपका स्वागत है। 2007 में एप्पल ने नोकिया को जोरदार झटका दिया जब उसने अपना टच स्क्रीन स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसने कम्युनिकेशन की दुनिया बदल दी। उसके बाद आईफोन ने नोकिया का ताज छीन लिया और नोकिया खत्म हो गया। and just make a giant screen. हालांकि नोकिया ने मार्केट पर राज किया, लेकिन उसने बदलाव पर नहीं सोचा और वक्त के साथ खुद को बदला नहीं। Let me reintroduce the iconic Nokia 3310. We asked what is the most iconic device that you have ever seen from Nokia, and we thought that, why not? Let's have some fun, and we created this device for the consumers. 2013 तक माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया और नोकिया के डिवाइसेस और सर्विस बिजनेस को एक्वायर कर लिया। फिनलैंड की रशिया के साथ बहुत लंबी बॉर्डर है, 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा, और राजधानी भी इस बॉर्डर के काफी करीब है। लेकिन क्या फिनलैंड न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।